लखीमपुर की आग मरुधरा में उबाल। केंद्र और बीजेपी पर सीएम का प्रहार। बीजेपी सरकार की तानाशाही देख रहा है पूरा देश। यूपी सरकार को सुननी पड़ी देश की आवाज। 52 घंटे के बाद प्रियंका को रिहा किया जा रहा है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है, राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ संघर्ष एवं बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को देश भर से उठ रही आवाज को सुनना पड़ा और प्रियंका जी को 52 घंटे की गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया गया है। और सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए लिखा कि राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ संघर्ष और बीजेपी सरकार की तानाशाही को पूरे देश ने देखा। अंततः उत्तर प्रदेश सरकार को देश भर की आवाज को सुनना पड़ा। प्रियंका जी को 52 घंटे की गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया गया है। यह अशोक गहलोत का ट्वीट है लखीमपुर के ऊपर। उन्होंने लिखा कि प्रियंका को 52 घंटे की गैर कानूनी हिरासत के बाद रिहा किया गया। राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के शोक संतप्त परिजनों से मिलने उन्हें ढांढस बंधाने के लिए वहां जा रहे हैं। अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करना आश्चर्यजनक है। केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी गिरफ्तार हों और पीड़ितों को न्याय मिले। और सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां किरोड़ी लाल इस समय कुछ कह रहे हैं। की दृष्टि से अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे भी 33 जिले हैं और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। 33 जिलों में से 32 जिलों में कलेक्टर के बाद जो सेकंड अधिकारी होता है, एडीएम, उसको जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। लेकिन जयपुर में, एकमात्र जयपुर में, जिसमें शहर भी है, जयपुर ग्रामीण भी है, एक प्राइवेट व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप पारासर को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं और कभी इनका भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम चला था। और जारौली साहब जो इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर पारासर एक दूसरे में अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष ने, जारौली साहब ने, जो हमको चुनौती दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं, अकेले प्राइवेट व्यक्ति को जयपुर का जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। इनके नीचे 4 डिप्टी कंट्रोलर बनाए गए, जिसमें डॉक्टर ध्यानचंद गोठवाल, डॉक्टर बीएस बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह। इन चारों डिप्टी कंट्रोलर की भी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं
लेकिन इनको बाईपास करके ये जो मैं नाम बता रहा हूं, प्राइवेट आदमी, गैर सरकारी आदमी, डॉक्टर प्रदीप पारासर, इन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया मौखिक तौर पर। डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं। कौन बोल रहा है? डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश हैं, लेकिन जिन 4 लोगों को नियुक्त किया वो प्राइवेट लोग हैं। इन्होंने परीक्षा केंद्र इन्होंने बुक की है प्राइवेट लोगों ने, जबकि सरकारी अधिकारी परीक्षा केंद्र बुक करता है। इनमें से जो 4 लोग, इनमें से 2 कर्मचारी तो एलबीएस कॉलेज के हैं और 2 कर्मचारी जयपुर के ही प्राइवेट स्कूलों के हैं, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज का बाबू भी है। शिक्षा संकुल स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्ट्रांग रूम में जयपुर जिले के पेपर लाए गए और उक्त 2 व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके द्वारा उन पेपरों को उतारा गया, इस स्ट्रांग रूम में रखा गया और उसमें से निकालते समय जब सेंटरों पर भेज रहे थे तो एक व्यक्ति ने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई। 122 अभ्यर्थियों को आजीवन से लेकर 3 साल तक के लिए किया डी बार। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर किया गया बाहर। तो आरएसएस बी की यह कार्रवाई, 122 अभ्यर्थियों के ऊपर ये गाज गिरी है। 3 साल से लेकर आजीवन बैन लगाया गया इनके ऊपर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कार्रवाई की है। 122 अभ्यर्थियों को आजीवन से लेकर 3 साल तक के लिए डी बार किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, इसी के उपयोग पर इन्हें बाहर किया गया है और 3 साल से लेकर आजीवन तक की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। इन्हें डी बार किया गया 122 अभ्यर्थियों को। महेश दादीज हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, 122 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है। 3 से आजीवन, 3 साल से लेकर आजीवन तक डी बार किया गया। महेश, इन अभ्यर्थियों के लिए ये जी आसिफ, बिल्कुल ये वाकई में इस वक्त की बड़ी खबर है। और जिस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, नकल, पेपर लीक और तमाम जो गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, इनको लेकर के अलग अलग अभ्यर्थियों में जो है काफी रोष था और लगातार एक मांग उठ रही थी कि इन अभ्यर्थियों को, जो कि इस तरह के नकल के साधनों का उपयोग करते हैं, जो भी इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई लानी चाहिए और एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि इन अभ्यर्थियों पर अंकुश लग सके, एक शिकंजा कसा जा सके। इस दिशा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने का बड़ा जो है यहाँ पर कहीं न कहीं कही जा सकती है इस बात को कि बड़ी कार्रवाई करते हुए 122 अभ्यर्थियों को आजीवन और 3 साल तक के लिए जो अवधि है उसमें डी बार कर दिया है। यहाँ पर ये जो इस समय जो आदेश यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा हैं, उन्होंने महेश, अगर डी बार को आसान शब्दों में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? क्या वो तमाम अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे या कुछ और नियम भी डी बार के अंतर्गत आते हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ, बता देना चाहूंगा कि डी बार करने का सीधा सा अभिप्राय ये है कि आप अगली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे, जो भी अवधि तय की गई है। क्योंकि देखिए, जितनी संख्या जो है ये 122 अभ्यर्थी हैं, उसमें से किसी को आजीवन डी बार किया है तो वो पूरे लाइफ टाइम कोई भी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं दे पाएगा। अगर किसी को 3 साल किया गया है तो ऐसे में अलग अलग 3 से लेकर के 7 साल की जो सजा है उसके भी प्रावधान किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम है, विनियम है 2016, उसके तहत में ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कार्रवाई की है
और अनुचित साधनों का उपयोग करने पर जो 1992 की धारा 6 है उसके तहत 21 अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए, यानी कि जो आपराधिक मामले हैं, मुकदमे हैं, वो भी इनके साथ में दर्ज हुए हैं, जिसके तहत इनको आर्थिक दंड तो झेलना ही पड़ेगा, साथ में इनको 3 से 7 साल की सजा भी जो है वो दी जा सकेगी। महेश, मैं आपको रोकूंगा, फिर से आपके पास में आऊंगा। हरिप्रसाद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। हरिप्रसाद जी, इसे एक बड़ा कदम माना जाएगा बोर्ड की तरफ से, और दूसरे ऐसे अभ्यर्थियों को नसीहत भी मिलेगी जो अनुचित लाभ लेते हैं परीक्षा में, और जो दूसरे अभ्यर्थी मेहनत करके यहां पर पहुंचते हैं उनका भविष्य भी जो है वो उज्जवल बना रह सकेगा। हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। महेश, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, आपने कहा कि न केवल इन्हें डीबार किया गया बल्कि इन सभी 122 अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये तमाम अभ्यर्थी एक ही परीक्षा से जुड़े हुए थे, या पिछले कुछ दिनों में रीट से लेकर एसआई तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं? महेश, आप एक बार फिर से लौटूंगा। हरिप्रसाद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। हरिप्रसाद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, सुन रहा हूं। हरिप्रसाद जी, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला लिया है, ये फैसला जो है उन विद्यार्थियों के हित में है जो मेहनत करके परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, और उन छात्रों के लिए एक नजीर भी है जो कभी भविष्य में ईमानदारी से आकर परीक्षा दे पाएंगे, दोबारा गड़बड़ी नहीं करेंगे। हरिप्रसाद जी, ऐसा है कि अगर जो बदमाशी करके या गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करके शामिल होते हैं, वो कभी भी आप ये उम्मीद करो कि समय के साथ में उनमें बदलाव आ जाएगा, कभी नहीं होता। वो लड़के होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ऐसे लोगों को वंचित किया जाना ये कानूनी प्रावधान है और जिसका हमने उपयोग किया है। ऐसे यदि आप अपराध करने वाले या गलत काम करने वालों के विरुद्ध व्यवस्था सख्त कार्रवाई नहीं करती तो व्यवस्था कभी नहीं सुधरती है, ये मान के चलिए आप। जी जी। हरिप्रसाद जी, केवल आपके बोर्ड की तरफ से डीबार किया गया है या ऐसे तमाम अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा बोर्ड? नहीं, ऐसा है कि जिनमें मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें कानूनी कार्रवाई होती है, पर हर की अलग अलग है, जो उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया जाता है। अब जैसे यदि किसी डिबार्ड के लायक है तो वो बोर्ड की परीक्षाओं में आजीवन का फैसला हो गया तो वो आजीवन अपीयर नहीं हो सकता। किसी का 5 साल का फैसला लिया हुआ तो वो 5 साल अपीयर नहीं हो सकता। तो वो उसकी गंभीरता को देखते हुए अलग अलग कैंडिडेट के बारे में मेरिट के आधार पर फैसला लिया गया है। हरिप्रसाद जी, इस फैसले को नजीर के तौर पे देखा जाएगा, मिसाल के तौर पर, क्योंकि इससे वो छात्र जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर परीक्षा लगेगी। यही मकसद था इसको करने का जी, यही मैं मुख्य उद्देश्य रहा है जी। हरिप्रसाद जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। महेश, हमारे साथ हरिप्रसाद शर्मा थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और साथ ही डी बार की कैटेगरी जो है 3 साल से आजीवन लेकर वो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। अगर किसी ने बहुत कम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया बेईमानी को लेकर तो उस पर कम गाज गिरेगी, और जिन्होंने बहुत ज्यादा जुगाड़ किया परीक्षा में पास होने के लिए वो आजीवन डी बार किए गए और कानूनी कार्रवाई भी होगी। महेश, देखिए, जिस तरह से हरिप्रसाद शर्मा बता रहे थे और ये कह रहे थे कि साफ तौर पर जिस पर भी आजीवन की कार्रवाई हुई है वो ताउम्र अपनी कोई परीक्षा जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं दे पाएगा। इसके साथ में जो आपराधिक जो मुकदमा है वो और दर्ज होगा, तो यानी कि कुल मिलाकर के जो आर्थिक दंड की बात है वो भी साथ में है, और साथ में वो परीक्षा कभी जीवन भर में नहीं दे पाएगा, और अलग अलग जो सजा के प्रावधान महेश, जो है क्या इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थी, सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थी शामिल हैं, एसआई से लेकर रीट तक के? तमाम जो मामले हैं उसे लेकर के बोर्ड ने यहाँ पर ये जो निर्णय है वो लिया है। फिलहाल इसमें रीट एसआई के जो मामले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अलग अलग परीक्षाएं जो बीते दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई है, भले ही वो सहायक लिपिक की हो, कनिष्ठ लिपिक की हो, या फिर जो और अनुदेशक की हो, शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 3 की हो, या पुस्तकालय अध्यक्ष की हो,
इन परीक्षाओं में अलग अलग जो है पहले भी शिकायतें बोर्ड को मिल रही थी और उसमें ये कार्रवाई करते हुए जो है आजीवन प्रतिबंधित किया गया है। साथ में अलग अलग वर्षों के लिए जो बैन है वो यहाँ पर बोर्ड ने किया है। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। रबी की फसल की बुआई का सीजन आ चुका है, लेकिन बाजार में डीएपी खाद नहीं है। जहां है वहां कालाबाजारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दौसा जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर खाद की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते किसान इधर उधर भटकने को मजबूर थे। लेकिन आज खाद से भरा एक ट्रक दौसा पहुंचा। जैसे ही किसानों को इसका पता चला, वो भारी संख्या में खाद लेने पहुंच गए। किसान सुबह 6 बजे से ही कतार में खड़े नजर आए। कुछ किसानों ने सहकारी समिति के प्रतिनिधियों पर परिचितों को खाद बांटने का आरोप लगाया। के लिए लगे हुए हैं लाइन में। 700 कट्टे हैं और किसान है कम से कम 2000। एक किसान को 5 कट्टे 10 कट्टे मांग रहे, उसको एक एक 2 कट्टे देके शांत किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मारामारी है। लेडीजें भी परेशान हो रही है और किसान भी परेशान हो रहा है। सुबह 6 बजे के लाइन में लग रहे हैं। जो जानकार आदमी है उनको खाद मिल रहा है और जो किसान है उनको खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ बेचने वाले को खाद मिल रहा है। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां दरवाजों और दीवारों में दीमक लग गई है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। इसके अलावा स्टेडियम में गंदगी पसरी है और झाड़ झंकाट भी उग चुका है। गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने पिछले कार्यकाल में कोटपुतली, जंबारामगढ़, पावटा में 3 इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाकर क्षेत्र की जनता को सौगात दी थी। खेलो इंडिया वालों को भी लिखा है और कि भी हमारे जो कोच हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। तो अगर वो उपलब्ध हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा। और बाकी जो है वो अब हैंडओवर का तो ये मतलब होता है, हैंडओवर तो हो गया है हमारा, और उसमें क्या है कि जो प्रबंधन है, संचालन है, वो सब हमें ही करना है, मतलब आपसी सहयोग से। राजधानी जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी सफल होने के बाद अब जयपुर को जल्दी एक और लेपर्ड सफारी का तोहफा मिलने वाला है। यह है गलता लेपर्ड सफारी। अब वन विभाग ने झालाना से लेकर सरिस्का तक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से गलता के जंगल को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। गलता जंगल को कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे पहले गलता में विपश्यना केंद्र पास से नया रूट तैयार किया गया। गलता का जंगल जैव विविधता के मामले में काफी खूबसूरत और संपन्न है। इस जंगल में 15 पैंथर दर्ज किए गए, जिनमें 10 गलता के लोकल पैंथर हैं और 5 झालाना के। ये इलाके की तलाश में आए हैं। गलता जंगल पहुंचकर सबसे पहले इस खूबसूरत वन क्षेत्र के हमारे दर्शकों को दीदार करवा रहे हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। राजधानी जयपुर को लेपर्ड सफारी के मामले में जल्दी ही नया आकर्षण मिलने वाला है। झालाना की तर्ज पर गलता लेपर्ड सफारी तैयार की जा रही है। मेरे चारों तरफ जो आप जंगल देख रहे हैं, जो हरी भरी आबो हवा देख रहे हैं, ये तमाम गलता जंगल का इलाका है जो कि विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैक बनाने शुरू कर दिए हैं। वन विभाग ने पूरी जो कोशिशें हैं वो इसमें लगा दी हैं। बाकायदा बहुत ही जल्दी इसका ट्रैक तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पर गाड़ियाँ आने जाने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी थिक है। जो वनस्पतियों का घनत्व है वो आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है और यहाँ मौजूद जो लेपर्ड्स हैं उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। जल्दी ही झालाना लेपर्ड सफारी की तरह आम पर्यटक यहाँ भी जंगल सफारी कर सकेंगे और इन प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ ले सकेंगे। कुछ लोग जो यहाँ पर रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वप्निल जी, आप जयपुर में काम कर रहे हैं लेपर्ड के ऊपर, कैसा यहाँ का अगर देखा जाए तो गलता के जंगल की खासियत क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस जंगल में? गलता जो एरिया है, जो रेंज गलता रेंज है, वो एक्चुअली झालाना का एक एक्सटेंशन है और नॉर्थ वेस्ट झालाना के नॉर्थ वेस्ट में आता है और वहीं से ये कनेक्ट होता है सीधा सरिस्का, नाहरगढ़, आमेर होके सरिस्का। तो ये एक कॉरिडोर है लेपर्ड्स के लिए और यहाँ एक अच्छी तादाद में लेपर्ड्स पाए जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये आप देखिए कि न सिर्फ पक्षियों के लिए बहुत उत्तम जंगल है ये, यहाँ पर सियार समेत, जरक समेत, लेपर्ड समेत तमाम तरह की वन्यजीव यहाँ देखने को मिलते हैं और बहुत ही शांत और सुकून
इलाके वाला जंगल है जिसमें झालाना के बाद में एक एक्सटेंशन की ज़रूरत थी। क्षमता से ज़्यादा बघेरे वहाँ हो गए थे, वो धीरे धीरे यहाँ बसने लगे हैं और ये कॉरिडोर आगे सरिस्का तक जुड़ता है। जल्दी ही ये जो सफारी पार्क है जनता को समर्पित किया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब टॉप 10 वायरल।